क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या बता रहे थे? बता दिए थे। रजिया सुल्तान थोड़ा सा है ये। रजिया सुल्तान यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत और जो दिल्ली सल्तनत है इसके अंतर्गत जो 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया, उन 5 राजवंशों में से गुलाम वंश के विषय में, उन 5 राजवंशों के शासनों में से गुलाम वंश के विषय में हम लोग देख रहे थे। और जो गुलाम वंश है जिसे कई नाम जैसे दास वंश, इलवरी तुर्क वंश, ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है, जिसका शासन 1206 से 1290। इसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया 1206 से 1210। ऐबक के बाद आराम शाह 1210 से 1211। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में, और फिर रजिया सुल्तान 1236 से 1240। रजिया सुल्तान के बाद कुछ समय के लिए इस वंश में काफी अयोग्य शासक सब उत्पन्न हुए। रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक बना था बहराम शाह। जिसका शासन काल था 1240 से 1242। मात्र 2 वर्ष का शासन था। बहराम शाह के बाद बना अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, और अलाउद्दीन मसूद शाह का शासन रहा है 1242 से 1246। और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद बना नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, और जो नासिरुद्दीन महमूद है इनका शासन काल रहा है 1246 से 1265। 1246 से 1265। ये तीनों काफी अयोग्य शासक साबित हुए। ये तीनों काफी अयोग्य शासक साबित हुए, और इन तीनों शासकों की अयोग्यता के वजह से सुल्तान के पद का महत्व खत्म हो गया। और सुल्तान का जो दर्जा था, सुल्तान का दर्जा या सुल्तान का पद खतरे में पड़ गया था। सुल्तान का पद खतरे में पड़ गया था, और इसलिए इन तमाम शासकों के बाद जब अगला शासक बलबन बना, बलबन 1266 में सुल्तान बना, और जब बलबन सुल्तान बना तो उन्होंने काफी कठोर नीति अपनाई। बलबन ने काफी कठोर नीति इसलिए अपनाई क्योंकि बलबन सुल्तान के पद के महत्व को
फिर से कायम करना चाहता था, सुल्तान के पद के महत्व को बढ़ाना चाहता था। इसलिए बलबन ने अपने शासनकाल में काफी कठोर नीति का अनुसरण किया। तो बलबन ने अपने शासनकाल में जो काफी कठोर नीति का अनुसरण किया, उन नीतियों की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। लेकिन ये सब एकदम नालायक निकम्मा सब था, अयोग्य था, सफल शासक साबित नहीं हुआ है। तो इसलिए इन शासकों के विषय में बहुत ज्यादा हम लोगों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही इन शासकों के विषय में आपसे आपका परीक्षा पूछता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए इनको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। बहराम शाह जब शासक बना तो बहराम शाह ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था में एक नए पद का सृजन किया। और बहराम शाह ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था में जो एक नए पद का सृजन किया था, वह नायब का पद था। नायब का पद था। और दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सुल्तान के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, वह नायब का पद था। सुल्तान के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पद था, वो नायब का पद था। उपसुल्तान को नायब कहा जाता था, और उपसुल्तान सुल्तान के अनुपस्थिति में सभी कार्यों को देखने का काम किया करता था। तो जो नायब का पद था, वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। इनकी हत्या 1242 में हो गई। बहराम शाह की हत्या 1242 में हो गई। बहराम शाह की हत्या के बाद अगला शासक अलाउद्दीन मसूद शाह बना, और अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल 1242 से 1246। ये तो और भी अयोग्य था। ये तो इतना अयोग्य था कि इसको बलबन बंदी बना लिया, मार दिया। और इसको बलबन बंदी बना करके मार दिया। और बलबन ने इल्तुतमिश के पोता नासरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर इल्तुतमिश के पोता नासरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। और जब नासरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठे तो नासरुद्दीन महमूद के आंख में पानी था। लाज शर्म आप लोग के तरह घोड़ के ही नहीं पी गया था, लाज शर्म इनमें बाकी था। इनको इस बात का एहसास था कि ये अगर सुल्तान बने हैं तो बलबन के कारण सुल्तान बने हैं, जिस वजह से इन्होंने अपना नायब या अपना उपसुल्तान बलबन को बनाया। और नासरुद्दीन महमूद कहने के लिए सुल्तान था, लेकिन इनके समय शासन प्रशासन बलबन ही देखा करता था। अयोग्य था, ये सच है, ये अयोग्य था। तब तो नायब के पद पर रहने वाला बलबन शासन प्रशासन को देखने लगा। अगर ये योग्य होता तो नायब के पद पर बैठने वाला बलबन इनके शासनकाल के समय शासन प्रशासन को नहीं देखता। अयोग्य था, लेकिन चरित्रवान था, ईमानदार था। और ये चरित्रवान और ईमानदार था, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अपना व्यक्तिगत खर्च
का बोझ, इन्होंने अपने व्यक्तिगत खर्च का बोझ दिल्ली सल्तनत के राजकोष पर नहीं डाला, बल्कि ये टोपी सीता था। टोपी जो पहना जाता है, टोपी सीता था और टोपी सी करके उसको बाजार में बेचता था और उससे जो रुपया प्राप्त होता था उस रुपया से ही अपना जीवन यापन करता था। आज के हमारे मान्यों जैसा नहीं था कि 10 लाख का कोठी पहनेंगे, एक दिन में 5 ड्रेस बदलेंगे और 9,000 करोड़ के एरोप्लेन पर चढ़ेंगे। ऐसा नहीं था, ये बड़ी ईमानदार था, अपना मेहनत करता था, टोपी सीता था, सुल्तान होने के बावजूद टोपी सीता था, उसको बाजार में बेचवाता था, उससे जो धन प्राप्त होता था उससे अपना जीवन यापन करता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये एक ऐसे सुल्तान हुए जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये एक ऐसे सुल्तान हुए जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। इसके ईमानदारी और इसके चरित्रवान होने के कारण ही बलबन ने इसे अपना दामाद बना लिया। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया और बलबन ने अपनी बेटी का विवाह करके इसे अपना दामाद बना लिया और नासिरुद्दीन महमूद जब बलबन का दामाद बना तो फिर नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान किया। उलूग खां की उपाधि प्रदान किया। बलबन को उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा ही प्रदान किया गया था। नासिरुद्दीन महमूद के बाद अगला सुल्तान बलबन बना। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब बलबन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ गया और बलबन सुल्तान बनने के लिए आतुर हो गया और फिर बलबन ने षड्यंत्र के तहत नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दी और खुद सुल्तान बन बैठा। कुछ इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर दिया और अपने आप को सुल्तान घोषित किया। जो भी हुआ हो, इसको लेकर तो इतिहासकारों में ही मतभेद है, तो इसलिए उसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है नहीं। बहुत सारा परीक्षा आज तक हो चुका है, किसी भी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न ना पूछे गए हैं जो विवादित मामला हो। आगे अगला सुल्तान बना बलबन। 1266 से 1286 बलबन जब सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के बाद बलबन सुल्तान के पद के महत्व को बढ़ाने को लेकर काफी कठोर नीति लागू किया अपने समय।
क्या हो रहा है नीचे में? नीचे हाथ ऐसे कीजिए दोनों एक साथ, तो ऊपर में नहीं देखिएगा महाराज, मोबाइलों ने चला रहे हैं तो कर का रहे हैं आप आए? बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन बहाउद्दीन बहाउद्दीन। लेकिन बलबन गद्दी पर बैठा गियासुद्दीन बलबन नाम से, गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन नाम से गद्दी पर बैठा, गियासुद्दीन बलबन। और बलबन अपने आप को और अपने विषय में कहता था कि मैं ईरान के अफरसियाब वंश से संबंध रखता हूं। लेकिन बलबन था इलबरी तुर्क, बलबन था इलबरी तुर्क, लेकिन बलबन अपने आप को बताता था ईरान के अफरसियाब वंश का, क्योंकि उस समय सबसे प्रतिष्ठित वंश ईरान का अफरसियाब वंश ही था। इसलिए बलबन अपने आप को ईरान के अफरसियाब वंश का बतलाता था। और बलबन अपने आप को ईरान का अफरसियाब वंश का बतलाते हुए यह कहा करता था कि मैं जब भी निम्न कुल के लोगों को देखता हूं तो हमें गुस्सा आता है और हमें मन करता है कि अपना तलवार निकाल कर उस निम्न कुल के लोग की हत्या कर दे। यह बलबन का स्टेटमेंट है। और बलबन जो अपने आप को एक महान वंशज का बतलाता था, बलबन की सच्चाई यह थी कि बलबन गुलामों के गुलामों का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम, ऐबक गौरी का गुलाम। तो बलबन गुलामों के गुलामों का गुलाम था। बलबन की सच्चाई ये था। और बलबन की सच्चाई यह भी था कि बलबन इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल का एक सदस्य था। बलबन चालीसा दल का एक सदस्य था। बलबन का सच्चाई था ये। लेकिन बलबन ने चालीसा दल का विनाश कर दिया। इसलिए विनाश कर दिया चालीसा दल को क्योंकि चालीसा दल इल्तुतमिश द्वारा उनके 40 गुलाम विश्वसनीय सरदारों का संगठन था। तो चालीसा दल कहीं ना कहीं इस बात का हमेशा उजागर करते रहता कि बलबन भी गुलाम ही था इल्तुतमिश का। इसलिए बलबन ने चालीसा दल का विनाश कर दिया। और बलबन जब दरबार में रहता था तो काफी सहजता और अनुशासन काफी अनुशासित बलबन स्वयं रहते थे दरबार में। और एकदम हमेशा मूड में ही रहता था बलबन दरबार में, स्पेशली दरबार में, विशेषकर दरबार में। मतलब कोई हंसी मजाक नहीं, मतलब एकदम प्रोटोकॉल में अनुशासन के साथ बलबन रहते थे।
और बलबन राज दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किया। और इस सिजदा और पेबोस प्रथा के माध्यम से भी बलबन यह दिखलाना और जतलाना चाहता था कि सुल्तान सर्वोपरि है। सिजदा, सिजदा का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना। सिजदा का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना। दंडवत प्रणाम का मतलब होता है सामने वाले के चरणों में गिर जाना। सामने वाले के चरणों में गिर जाना, ये नहीं कि यहां से प्रणाम करना। तो बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पेबोस की शुरुआत किया। बलबन ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे दरबार में आता है तो सबसे पहले उसको हमारे चरणों में झुकना पड़ेगा, दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा और हमारे पैर को चूमना पड़ेगा। दंडवत प्रणाम सिजदा और पैर को चूमना पेबोस, पैर को चूमना पेबोस। ये सबके जरिए बलबन सुल्तान के पद की सर्वोच्चता को बरकरार रखना चाहता था और बलबन ने उसे बरकरार रखा भी। बलबन ने उसे बरकरार रखा भी। इसके अलावे बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। लोह एवं रक्त की नीति, वैसी नीति जिस नीति के तहत सुल्तान या शासक विरोध किए जाने पर, शासक के विरोध किए जाने पर उस विरोधी के स्वर को दबाने हेतु उसकी हत्या कर देता था। मतलब जो बलबन के खिलाफ बोला उसका ओम नमः स्वाहा, मतलब उसका काम खत्म, मतलब बलबन उसको मार देता था। इस नीति को ही लोह एवं रक्त की नीति कहा गया। और बलबन जब लोह एवं रक्त की नीति अपनाया तो बलबन को सैन्य सहायता की काफी अधिक जरूरत थी। बलबन को सैन्य सहायता की काफी अधिक जरूरत थी और इसलिए बलबन ने अपने शासन काल में दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन बलबन ने किया। और बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया। बलबन के दरबार से अमीर खुसरो, अमीर हसन संबंधित है। बलबन के समय अनेकों मंगोल आक्रमण हुए। उस मंगोल आक्रमण को बलबन ने दबाया और शासन प्रशासन करते हुए अंततः बलबन का निधन 1286 में हो गया। बलबन अपने निधन से पूर्व अपना उत्तराधिकारी, अपने बड़े और योग्य पुत्र मोहम्मद को बनाना चाहता था, मोहम्मद। लेकिन बलबन के समय जो मंगोल आक्रमण हुए थे
उस मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में ही मोहम्मद मारा गया। और इसलिए बलबन ने मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और बलबन के बाद सुल्तान के खुसरो को बनना था, लेकिन उनके विश्वस्तों ने, उनके विश्वसनीय अधिकारियों ने बलबन के आदेशों की अवहेलना करते हुए के खुसरो को गद्दी पर नहीं बैठाया, बल्कि के खुसरो के जगह केकुबाद को गद्दी पर बैठाया। के खुसरो के जगह केकुबाद को गद्दी पर बैठाया, केकुबाद को गद्दी पर बैठाया। अरे तार उड़ छोड़ता है का है? कितना देर से छोड़ रहा है? काहे छोड़ रहा है? चेंज किया है, चूहा काट दिया है। अब बैठते हैं 5 मिनट। क्या हुआ जी? आ गया? अब कटेगा नहीं ना? क्या पता। हे केकुबाद क्या कर रहे हैं? अब बैठते हैं 5 मिनट। सो जाएं। ठीक है, एक नींद सो के उठते हैं। क्या बतिया रही है जी? है? आपकी मौसी जी लोग बतियाते रहती है। हो गया जी, हो गया। पढ़ाए ना? इस बार तुम्ही को हम फांसी पे लटका देंगे। चलिए, बलबन के उत्तराधिकारी बता रहे हैं। बलबन के उत्तराधिकारी न बताएंगे जी? है ऑनलाइन वाले लोग कमेंट कीजिए तो कहां से बताएंगे? बलबन के उत्तराधिकारी ये बताएंगे। कमेंट यहां पे मत दीजिए, पढ़ाइए सर। हाँ साइड कीजिए। हाँ पढ़ा रहे। चलिए समझिए। बलबन का निधन 1286 में हो गया। बलबन यह चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा मोहम्मद बने, मोहम्मद। लेकिन बलबन के समय जो मंगोल आक्रमण हो रहा था, उस मंगोल आक्रमण को दबाते हुए ही मोहम्मद मारा गया। मोहम्मद के मारे जाने के बाद बलबन ने मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बलबन ने मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन जब बलबन का निधन हुआ
तो बलबन के दरबार के दरबारियों ने बलबन के आदेशों की अवहेलना करते हुए के खुसरो को बलबन का उत्तराधिकारी नहीं बनाया, बल्कि केकुबाद को बलबन का उत्तराधिकारी बनाया। केकुबाद भी बलबन के वंश से ही रिलेटेड था। केकुबाद बलबन के अयोग्य पुत्र बुगरा खां का बेटा था। बलबन के अयोग्य पुत्र बुगरा खां का बेटा था केकुबाद। बलबन का उत्तराधिकारी केकुबाद को ही बनाया गया। केकुबाद संगीत का बड़ी प्रेमी था। शासन प्रशासन को छोड़कर अपना पूरा समय संगीते को देता था, अपना पूरा समय संगीत को देता था। और उनके शासनकाल के विषय में कहा जाता है कि दिल्ली का हर चौक चौराहा, हर गली संगीतज्ञों से भरा पड़ा था। जिधर देखते उधर संगीतज्ञ, और जिधर देखते उधर ही संगीत और संगीत कार्यक्रम चालू रहता था। केकुबाद ने उत्तर प्रदेश के भीतर किलोखड़ी नामक शहर को बसाया। केकुबाद का शाही अंगरक्षक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अंगरक्षक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। केकुबाद उस पर बहुत विश्वास करता था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर केकुबाद विश्वास करता था। उसी का फायदा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उठाया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद को मार दिया और यमुना नदी में फेंक दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद को मार दिया और यमुना नदी में फेंक दिया। और केकुबाद के बेटा शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया। 3 महीना तक शमसुद्दीन क्यूमर्स गद्दी पर रहा, फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसको भी हटा दिया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसको हटाकर दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान अपने आप को घोषित कर दिया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही गुलाम वंश के शासन का अंत 1290 ईस्वी में कर दिया और गुलाम वंश के स्थान पर एक नए राजवंश खिलजी वंश के शासन की नींव डाली। आगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और खिलजी वंश के विषय में हम लोगों को देखना है, लेकिन उससे पहले लिखिए लिखिए लिखिए, लिखना प्रारंभ कीजिए। हेडिंग मारिए और हेडिंग मारिए रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी। हेडिंग मारिए रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी। है इधर खिसक जाइए ना, जो बेचारी कष्ट में है, बताइए इधर खिसक गया, इधर खिसक। लिखिए रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी। रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी डैश देकर लिखिए। बैठ जाए, बैठ के लिखा है, बैठ जाते, बैठ के लिखाते। हेडिंग मार लिए रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी, डैश देकर लिखिए। लिखिए रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी
रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी बहराम शाह बना। बहराम शाह बना। इनका शासनकाल 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक रहा है। बहराम शाह ने, उसी में कंटिन्यू, बहराम शाह ने अपने छोटे से शासनकाल में बहराम शाह ने अपने छोटे से शासनकाल में बहराम शाह ने अपने छोटे से शासनकाल में नायब के पद का सृजन किया। नायब, नायब बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पे नायब है ना, देखिए यहां पे। बहराम शाह ने अपने छोटे से शासनकाल में नायब के पद का सृजन किया। नायब के पद का सृजन किया। सुल्तान के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण पद था। सुल्तान के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण पद था। सुल्तान के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण पद था। उसी में बहराम शाह के बाद अगला सुल्तान बहराम शाह के बाद अगला सुल्तान बहराम शाह के बाद अगला सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बहराम शाह के बाद अगला सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना, जो काफी अयोग्य शासक साबित हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह बना जो काफी अयोग्य शासक साबित हुआ। जो काफी अयोग्य शासक साबित हुआ। फुल स्टॉप। बलबन ने 1266 ईस्वी में, सॉरी 1246 ईस्वी में, सॉरी बलबन ने 1246 ईस्वी में, सॉरी बलबन ने 1246 ईस्वी में, बलबन ने 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बना लिया। बलबन ने 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बना लिया। अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बना लिया। अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। और उसकी हत्या कर दिया। 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 बलबन ने, उसी में बलबन ने इल्तुतमिश के पोता, बलबन ने इल्तुतमिश के पोता, बलबन ने इल्तुतमिश के पोता बलबन ने इल्तुतमिश के पोता नासरुद्दीन महमूद को
नासरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। नासरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। नासरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। फुल स्टॉप। नासरुद्दीन महमूद नाम मात्र का सुल्तान था। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। नासरुद्दीन महमूद नाम मात्र का सुल्तान था। नासरुद्दीन महमूद नाम मात्र का सुल्तान था। उनके समय नायब के पद पर बलबन था। उनके समय नायब के पद पर बलबन था। जो शासन की पूरी बागडोर संभाले हुए 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 था। फुल स्टॉप। जो शासन की पूरी बागडोर संभाले हुए था। नासरुद्दीन महमूद ईमानदार और चरित्रवान था। नासरुद्दीन महमूद ईमानदार और चरित्रवान था। फुल स्टॉप। दिल्ली सल्तनत का ये एक ऐसा सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का ये एक ऐसा सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का ये एक ऐसा सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का ये एक ऐसा सुल्तान था जो 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 टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। 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 बलबन ने, उसी में कंटिन्यू, बलबन ने अपनी बेटी का विवाह, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइए। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया। फुल स्टॉप। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को
बलबन को उलूग खां, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान किया। बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखिए ना देख करके। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान किया। फुल स्टॉप। अब आगे हेडिंग मारिए बलबन, बलबन, बलबन। डैश देकर लिखिए बलबन। कॉस्ट में 1266 से 1286, बलबन कॉस्ट में 1266 से 1286, बलबन कॉस्ट में 1266 से 1286 लिखिए। बलबन इलबरी तुर्क था, बलबन इलबरी तुर्क था। जानते हैं अपने संस्थान का बच्चा सब ईमानदार है। आज वो ईमानदारी का मिसाल साबित किया क्या कि शनिवार को बिहार दरोगा बैच में टेस्ट होता है। ठीक है, शनिवार को बिहार दरोगा बैच में टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट में जो है ना 1 to 3 को प्राइज के तौर पर रुपया देते हैं। तो एक लड़का, पता नहीं उसका क्या रैंक था 1 to 3 में, कॉपी चेक करने वाला जो है गलती चेक करके बढ़ा चढ़ा करके उसको टॉप करवा दिया। लेकिन जब वो अपने रूम पे गया, वो चेक किया अपना, यानी क्वेश्चन में टिक मार ले था, OMR नहीं, क्वेश्चन में जो टिक मार ले था, तो उसको दिखा दिया था 89 मार्क और उसको आ रहा था 80 ही आ रहा था। तो टॉप 3 में नहीं आ पाता। तो वो लड़का जो है पिछले शनिवार से मिलने का बहुत बार प्रयास किया लेकिन मिल नहीं पाया। तो आज जो है टेस्ट में 12 से 2:30 में जो टेस्ट होता उस टेस्ट डिस्कशन के बाद जो है आकर के मिला और बताया सब बात कि सर देखिए ना ऐसा ऐसा हो गया है, हमको कॉपी चेक करने वाला टॉपर बना दिया है, हम आपका पैसा ले लिए हैं और पिछले 1 सप्ताह से हम परेशान हैं कि हम तो फर्जी टॉपर हैं, हम तो गलत तरीका से टॉप कर गए हैं, हमको नए पढ़ले बन रहा है और लगता है कि सब चीज़ भूलते जा रहे हैं। वो आकर के पैसा लौटा दिया हमको, समझे, बोला हमको फर्जी टॉपर बना दिया सर, इसमें मेरा कोई गलती ना है, समझे। तो ईमानदार है अपने संस्थान का लड़का, अभी भी ईमानदारी है जिंदा। ऐसा नहीं है कि घोर कलयुग है तो सब चीज़ खत्मे हो गया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और जो है लड़की लोग से तो हम यही कहेंगे कि देखिए आपका माँ बाप जो है बड़ी आशा उम्मीद के साथ लड़की होने के बावजूद भी आपको समाज का विरोध झेलते हुए पटना तक पहुंचा दिया है या पहुंचा दिए हैं। तो इसका गलत फायदा मत उठाइएगा और लड़की का इज्जत ही उसका सब चीज होता है, समझ गए। तो इसलिए आप गार्जियन के द्वारा दिए गए मौका का फायदा नहीं उठाइए गलत तरीका से, बल्कि ईमानदारी बरतिए अपने प्रति। और ईमानदारी बरतते हुए जिस उद्देश्य से आपको यहां भेजा गया है, आप बिहार राज्य में हैं, देश का सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार, और बिहार राज्य के भीतर बिहार के गार्जियन आपको पटना तक भेज रहा है
ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। हम आपको बता रहे हैं, हम अपने जीवन में जो देखे हैं उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं। हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार, और हमारे परिवार में हर प्रोफेशन के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, नेता सब मिल जाएगा, लेकिन कोई लड़की को नहीं पढ़ाया है। लड़का को हर कोई पढ़ाया है, लेकिन लड़की को कोई नहीं पढ़ाया। हम अपने परिवार के एग्जाम्पल के आधार पर बता रहे हैं आप लोग को कि इतना सब चीज होने के बावजूद भी, सब अच्छे से अच्छे प्रोफेशन में होने के बावजूद भी घर की लड़की को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा। मैट्रिक इंटर करवा दिया बस, और शादी ब्याह कर दिया, अपना जो जिस अनुकूल था उस अनुकूल शादी ब्याह कर दिया। तो हम अपने परिवार के आधार पर बता रहे हैं कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बिहार में रहते हुए आपके गार्जियन आपको ये मौका दिया है, तो इसका गलत फायदा मत उठाइए। पढ़िए, जिस लिए भेजा गया वो कीजिए। बलबन इलबरी तुर्क था, फुल स्टॉप। बलबन इलबरी तुर्क था, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बलबन बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। और इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल का सदस्य था, और इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल का सदस्य था, और इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल का सदस्य था, और इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल का सदस्य था। और इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल का सदस्य था, और इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल का सदस्य था, फुल स्टॉप। बलबन ने, उसी में कंटिन्यू, बलबन ने चालीसा दल का विनाश कर दिया। बलबन ने चालीसा दल का विनाश कर दिया। चालीसा दल का विनाश कर दिया, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। रजिया सुल्तान के अयोग्य उत्तराधिकारियों ने, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। रजिया सुल्तान के अयोग्य उत्तराधिकारियों ने, रजिया सुल्तान के अयोग्य उत्तराधिकारियों ने रजिया सुल्तान के अयोग्य उत्तराधिकारियों ने जो सुल्तान के पद के महत्व को कम कर दिया था, रजिया सुल्तान के अयोग्य उत्तराधिकारियों ने जो सुल्तान के पद के महत्व को कम कर दिया था, कोमा, फिर से सुल्तान के पद के महत्व को, फिर से सुल्तान के पद के महत्व को, फिर से सुल्तान के पद के महत्व को, फिर से सुल्तान के पद के महत्व को बरकरार करने,
के उद्देश्य से बलबन सुल्तान बनने के बाद कठोर नीति अपनाई। कठोर नीति अपनाई। फुल स्टॉप। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। चलिए अब स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज। अब स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखना है। जहां पे जिसका जरूरत है उस अनुसार लिखा रहे हैं। पॉइंट वाइज अब चीजों को इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि ये सभी ऐसी बातें हम आपको लिखाने जा रहे हैं अब जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। पॉइंट वाइज रहेगा तो याद करने में सहूलियत होगा, आसानी होगा, बात याद हो भी जाएगा तुरंत। स्टार मार के पहला पॉइंट तो पहला लिखना ना है, लिखते जाइए। बलबन अपने आप को ईरान के अफरसियाब वंश लिखना होगा, लगता है मुंह देख रहे हैं आप। बलबन अपने आप को ईरान के अफरसियाब वंश बलबन अपने आप को ईरान के अफरसियाब वंश का कहता था। बलबन अपने आप को ईरान के अफरसियाब वंश का कहता था। नेक्स्ट पॉइंट। बलबन नेक्स्ट पॉइंट। बलबन ने सॉरी एक मिनट। बलबन का कहना था कि जब भी मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूं, जब भी मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूं, जब भी मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूं तो मेरा हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता है मेरा हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता है और मेरी इच्छा होती है कि मैं अपना तलवार निकालकर
मैं अपना तलवार निकालकर निम्न कुल के लोगों की हत्या कर दूं। मैं अपना तलवार निकालकर निम्न कुल के लोगों की हत्या कर दूं। मैं अपना तलवार निकालकर निम्न कुल के लोगों की हत्या कर दूं। मैं अपना तलवार निकालकर निम्न कुल के लोगों की हत्या कर दूं। नेक्स्ट पॉइंट, बलबन ने अपने विरोधियों के आवाज को दबाने हेतु बलबन ने अपने विरोधियों के आवाज को दबाने हेतु बलबन ने अपने विरोधियों के आवाज को दबाने हेतु बलबन ने अपने विरोधियों की आवाज को दबाने हेतु लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। लिखवा दिए तो फिर से लिख लीजिए ना, क्या होगा, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, बलबन अपने दरबार में सिजदा और पैबोस बलबन अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया। फुल स्टॉप। दंडवत प्रणाम करना सिजदा कहलाता था। उसी में कंटिन्यू, उसी में लिखिए, दंडवत प्रणाम करना सिजदा कहलाता था। दंडवत प्रणाम करना सिजदा कहलाता था। तो वहीं दंडवत प्रणाम करना सिजदा कहलाता था, तो वहीं पैर को चूमना पैबोस कहलाता था। तो वहीं पैर को चूमना पैबोस कहलाता था। तो वहीं पैर को चूमना पैबोस कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट, बलबन ने अपने दरबार में पारसी त्योहार बलबन ने अपने दरबार में पारसी त्योहार नवरोज मनाना प्रारंभ किया। बलबन ने अपने दरबार में पारसी त्योहार नवरोज मनाना प्रारंभ किया। बलबन ने अपने दरबार में पारसी त्योहार नवरोज मनाना प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट, अमीर खुसरो और अमीर हसन का संबंध बलबन के दरबार से रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अमीर खुसरो और अमीर हसन का संबंध अमीर खुसरो और अमीर हसन का संबंध बलबन के दरबार से रहा है। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक, नेक्स्ट पॉइंट, बलबन ने दीवाने अर्ज नामक
सैन्य विभाग का गठन किया। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट, बलबन का निधन 1286 ईस्वी में हो गया। बलबन का निधन 1286 ईस्वी में हो गया। आगे हेडिंग मारिए, बलबन के उत्तराधिकारी। बलबन के उत्तराधिकारी, बलबन के उत्तराधिकारी हेडिंग मार लिए, कॉस्ट में लिख लीजिए 1286 से 1290, कॉस्ट में, उसके कॉस्ट में लिख लीजिए 1286 से 1290। लिखिए डैश देकर लिखिए, पैराग्राफ में लिखना है इसको, पूरा पैराग्राफ में लिखना है, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं लेकिन फिर भी लिखा रहे हैं। लिखिएगा, बलबन अपना उत्तराधिकारी, बलबन अपना उत्तराधिकारी बलबन अपना उत्तराधिकारी अपने योग्य बेटा मोहम्मद को बनाना चाहता था, लेकिन मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में मोहम्मद मारा गया। जिस कारण बलबन ने अपना उत्तराधिकारी मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को घोषित किया। 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 लेकिन बलबन के निधन होने के बाद
लेकिन बलबन के निधन होने के बाद उनके विश्वसनीय अधिकारियों ने उनके विश्वसनीय अधिकारियों ने बलबन के आदेशों की अवहेलना करते हुए बलबन के आदेशों की अवहेलना करते हुए बलबन का उत्तराधिकारी बुगड़ा खां के पुत्र बुगड़ा खां के पुत्र के खुसरो को बना दिया, बुगड़ा खां के पुत्र के कुबाद को बनाया, 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 फुल स्टॉप, के कुबाद संगीत प्रेमी था। केकुबाद संगीत प्रेमी था। इनके विषय में कहा जाता है कि इनके शासनकाल में दिल्ली का हर चौक चौराहा और गली संगीतज्ञों से भरा पड़ा था। दिल्ली का हर चौक चौराहा और गली संगीतज्ञों से भरा पड़ा था। दिल्ली का हर चौक चौराहा और गली संगीतज्ञों से भरा पड़ा था। इन्होंने उत्तर प्रदेश में किलोखड़ी नामक शहर को बसाया। बोर्ड पे लिखा हुआ है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में किलोखड़ी नामक शहर को बसाया। इनका शाही अंगरक्षक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इनका शाही अंगरक्षक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था।
जिसने केकुबाद की हत्या कर यमुना नदी में फेंकवा दिया। केकुबाद की हत्या कर यमुना नदी में फेंकवा दिया। यमुना नदी में फेंकवा दिया। फुल स्टॉप। तत्पश्चात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने संरक्षण में केकुबाद का बेटा शमसुद्दीन क्यूमर्स को केकुबाद का बेटा शमसुद्दीन क्यूमर्स को 3 महीना तक गद्दी पर बैठाए रखा और फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स को गद्दी से अपदस्थ कर गुलाम वंश के स्थान पर गुलाम वंश के स्थान पर खिलजी वंश के शासन की स्थापना किया। गुलाम वंश के स्थान पर खिलजी वंश के शासन की स्थापना किया। फुल स्टॉप। चलिए, जितना लिखा है पढ़िए तब याद करवाएंगे। पढ़ने बोले हैं। पढ़िए जल्दी।
वो लड़का को पकड़िए, तो पकड़ के लेते आइए, जो भी नीचे जा रहा है पकड़ के लेते आइए ये सब, अगर अपने बैच का है तो, हिस्ट्री बैच का है, पकड़ के लेते आइए ये सबको। पकड़ के लेते आइए, टांग लीजिए सबको। हिस्ट्री बैच का है, टांग लीजिए सबको, लेते आइए, लेते आइए, हाँ लेते आइए, लेते आइए, और भी जो है सबको लेते आइए। पकड़िए पकड़िए, वो पीला टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट नीचे गया है, पकड़ के लेते आइए। आइए 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 ना, आइए, स्वैग से स्वागत करेंगे आप लोग का, आप लोग चिंता मत कीजिए। एक बार सबसे पहले इन दोनों के लिए ताली बजा दीजिए जोर से। कहाँ क्या है, धर्मशाला है? जितना नीचे जा रहा है सबको पकड़ के भेजिए यहाँ पे। क्लास है तो हम क्या करें, क्लास खत्म हो गया है, नहीं ना हुआ है तो क्लास खत्म होगा तब ना जाइएगा। वो कौन दिया आपको सोना का गला में, कौन दिया? सोने ना है जी, सोना है? कौन मम्मी दिया, गार्जियन दिया है? मुझे पता नहीं। तब पान कैसे लिए आप? तबीयत खराब है यानी 1.5 घंटा से बैठे, 1 घंटा 25 मिनट से बैठे हुए तो तबीयत नहीं खराब था, 5 मिनट में तबीयत खराब हो गया। अच्छा, कल जब बोले थे कि ऊपर से याद है तो आ जाइए 5 लोग, 3 गो लोग मात्र आए थे, आप दोनों क्यों नहीं आए? 5 गो हो जाता। भीड़ कौन सी था, आजे पूछ लेते हैं। चलिए, यही दुइये को पकड़े और सब सीढ़ी पर है, जो सीढ़ी पर है उसको पकड़ के लेते हैं, टांग लीजिए सब। पकड़िए पकड़िए पकड़िए, उठा लीजिए, बोले तो टांग लीजिए, एकदम गोदी में बैठा के लाइए। याद करवाने वक्त रहता न है, और कल बुलाए थे तो देखे तो क्या गो आया था। ऊपर में 3 गो 4 गो क्लासरूम है, वो 3 गो 4 गो क्लासरूम से 3 गो लड़का आया है। आइए याद करते हैं। रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? नायब के पद का सृजन किसने किया? बंदी बनाकर अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या किसने किया? बलबन। किसने? बंदी बनाकर अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या किसने किया? अलाउद्दीन मसूद शाह का उत्तराधिकारी कौन ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन कर आए? नासरुद्दीन महमूद के समय नायब के पद पर कौन था? कौन था? नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान? कौन सी उपाधि? बलबन ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ? नासरुद्दीन महमूद का उत्तराधिकारी आए कौन? बलबन का शासनकाल कब से कब तक आए? किस सुल्तान ने लो एवं रक्त की नीति अपनाई? सीदा और पेबोस की प्रथा आए? कौन अपने आप को ईरान का अफरसिया वंश का आए? दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया? आए? बलबन ने किया, समझिएगा। इसके बाद सीदा और पेबोस की प्रथा की शुरुआत आए? बलबन ने किया। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, बलबन का उत्तराधिकारी कौन बना था जी? कौन बना था? कौन बना था? संगीत प्रेमी कौन था? कि लोखड़ी को कौन बसाया? गुलाम वंश के अंतिम शासक? अंतिम शासक
अंतिम शासक, अंतिम शासक। गुलाम वंश के बाद कौन वंश के शासकों ने? मौर्य है, ये है। नया है, बताइए। आपसे मौर्य प्रशासन में सबसे छोटा अधिकारी, मौर्य प्रशासन में सबसे छोटा अधिकारी क्या कहलाता था? है? नहीं पढ़े हैं? अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? हैं? तीसरा चौथा क्लास? ओ ठीक है, अभी सिस्टम में नए आए ना, सिस्टम में आपको हम ले आएंगे बहुत जल्दी, आप चिंता मत कीजिए। अशोक के धम्म की परिभाषा किस बोध ग्रंथ में है? अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, किस एक का विषय आर्थिक था? है, शांत रहिए। अशोक के अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, किस एक अभिलेख का विषय आर्थिक था? आर्थिक। बाबरू, हाँ यही याद है। आप मार फट्टा से तो हम नानी याद दिला देंगे। कलहन के राज तरंगनी में अशोक को किस देवता का उपासक बताया गया? देवनाम प्रियदर्शी। क्वेश्चन उन बढ़िया समझता है। अशोक ने किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त की है? क्या वो क्वेश्चन पूछे जी? 3 गो में 1 गो का जवाब दिया। 4 गो पूछे तो 1 गो का जवाब दिया, यानी 3 गो का नहीं दिया। 25% है। चलिए, देवी जी लोग से बोले थे पूछेंगे आज। रंगीन आप कहां से निकाल लिए? ऐ लड़की, ऐ खड़ा हो। होश आवास में क्वेश्चन समझ के जाइए, जाइए जाइए आप। हाँ ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा आदमी है ये सब। मौर्य काल में उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऐ लड़की, है उधर खड़ा होइए। हाँ, मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? बैठ जाइए। ऐ लड़की, है उधर खड़ा हो, उधर खड़ा हो। हाँ खड़ा हो। आगे वाली बैठिए, आगे वाली बैठ जाइए। तांबा के सिक्का को क्या कहा जाता था मौर्य काल में? लिट्टन, जीतल। अच्छा जीतल। पढ़ा लिखा कीजिए, समझे। लीजिए, मिलते हैं इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।